साउथ कोरिया के मुताबिक मलेशिया की लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट की टेंडर में साउथ कोरिया की FA-50 और पाकिस्तान की JF-17 फाइनल कंटेंडर है। तो फिर मलेशिया की टीम अभी तेजस को इवेल्युएट करने के लिए भारत क्यों आने वाली है? कजाकिस्तान की तरफ से अभी अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए भारत से मदद मांगी जा रही है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी पाकिस्तान को दोबारा F-16 को बेचने के लिए अप्रूवल दिया जा चुका है और साथ ही भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी माफी मांगने के बदले उल्टा खुद को जस्टिफाई किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एरियल टैंकर से लेके ट्रेनर एयरक्राफ्ट तक को लीज पर लेने के लिए क्या क्या नए कंडीशन रखे गए और इससे हमें आगे चल के क्या फायदा होने वाला है। और अंत में इसरो की GISAT-1 में कुछ वोल्टेज इशू आने की वजह से एक बार फिर से इसका लॉन्च यहाँ पे डिले होने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके। आप सबको पता होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा किया जा रहा है कि मलेशिया की टीम अभी भारत आने वाली और इस दौरान वो तेजस को इवेल्युएट करने के लिए भारत आने वाले हैं। और जहां तक भारत की तरफ से बताया जा रहा है उस हिसाब से मलेशिया अभी तेजस को खरीदने में काफी इंटरेस्टेड है। लेकिन अभी साउथ कोरिया की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मलेशिया की लाइट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अभी उनकी FA-50 और पाकिस्तान की JF-17 में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा और ये दोनों अभी इस टेंडर में फाइनल स्टेज में आ चुके हैं। अब FA-50 साउथ कोरिया का T-50 सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ये एक फाइटर वेरिएंट है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी काफी हद तक लिमिटेड है। और अगर इस टेंडर में FA-50 और पाकिस्तान की JF-17 फाइनल स्टेज में आए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें FA-50 के बदले मलेशिया JF-17 के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि वेपन के हिसाब से देखा जाए तो JF-17 FA-50 के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। अब अगर ये बात सच है तो तेजस को लेके जो खबर सामने आ रहा था वो शायद आगे चल के नहीं बढ़ने वाली, लेकिन इसके आगे साउथ कोरिया की तरफ से ये बताया गया था कि इस टेंडर में मलेशिया की तरफ से 18 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया है, जिसे वो आगे चल के अपनी MiG-29 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले वो रफेल और यूरोफाइटर या फिर F-18 जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बजट की कमी होने की वजह से वो अभी लाइट एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर तेजस को लेकर जो खबर सामने आया था उसके साथ अगर इसको मैच किया जाए तो ये उससे बिल्कुल मैच नहीं करता है, क्योंकि HAL के मुताबिक अभी मलेशिया की तरफ से 36 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया और बाद में वो हो सके तो 26 और एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, जो कि एक फॉलो ऑन ऑर्डर होने वाला है। तो इन दोनों बातों से ऐसा लग रहा है कि मलेशिया शायद यहाँ पे दो सेपरेट टेंडर को लेकर चल रही है, जिसमें से JF-17 और FA-50 एक टेंडर में है और एक दूसरे टेंडर में यानी कि एक अलग ही टेंडर में मलेशिया की तरफ से तेजस को इवेल्युएट किया जा रहा है। अभी बात ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर दो अलग अलग टेंडर की बात चल रही है। लेकिन फिर भी इसमें अभी एक दिक्कत सामने आने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर मलेशिया की तरफ से प्रीवियस टेंडर में JF-17 को सिलेक्ट किया जाता है तो भारत तेजस को मलेशिया को बेचना कभी नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर साउथ कोरिया की FA-50 के सिलेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाएगी, नहीं तो वो JF-17 के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ तो भारत तेजस को मलेशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए कभी राजी नहीं होने वाला है। अगला अपडेट भारत और कजाकिस्तान को लेके। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान एरमेकबाय भारत के गश्त पर आए हुए थे, जिस दौरान उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात करने के साथ साथ भारत की अलग अलग सेक्टर की मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के विजिट पर भी गए हुए थे। पर उनकी इंडियन काउंटर पार्ट के साथ हुई मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया था कि वो अभी भारत के साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट को डेवलप और मैन्युफैक्चर करना चाहता है। यहाँ तक कि नए डिफेंस इक्विपमेंट के अलावा एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम की रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग फैसिलिटीज को भी सेटअप करने का ऑफर दिया गया था। इनमें से कजाकिस्तान का जो मेन कंसर्न था वो ये था कि अभी वो भारत से एरोस्पेस सेक्टर को लेकर मदद मांग रहे थे और एरोस्पेस सिस्टम को जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया जा रहा था। अभी ये बात लगभग क्लियर हो चुका कि वो असल में भारत से क्या चाहते हैं। दरअसल अभी वो अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। अभी कजाकिस्तान की एयरफोर्स में मेनली SU-30 SM एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाता है, जो कि भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे SU-30 MK एयरक्राफ्ट का रशियन वेरिएंट है। तो उनको अभी इसकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स को लेकर दिक्कत सामने आ रही है, जिस वजह से वो इसमें भारत से मदद मांग रहे हैं। और वैसे भी HAL के पास इनको मेंटेन करने का अच्छा खासा अनुभव है,
जिस वजह से वो इसको लेके अभी भारत से मदद मांग रहे हैं। दूसरी तरफ एक इंडियन कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अभी कजाकिस्तान की एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के लिए नए कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर सिस्टम, मिसाइल लॉन्च डिटेक्शन सिस्टम और नए कॉकपिट ट्रांसपोंडर्स को सप्लाई किया जा रहा है और इनको अभी कजाकिस्तान अपनी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स में लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसको अभी इंटीग्रेट करने के लिए वो भारत की मदद मांग रहे हैं। अगला अपडेट F-16 को लेके, और अभी हम पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। तो मनी कंट्रोल में एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी पाकिस्तान को F-16 को बेचने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। इसमें भारत की तरफ से और यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट की लॉ मेकर्स की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन करने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान को भी 8 F-16 को सप्लाई करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। और यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि इसको अभी साउथ एशियन कंट्री के साथ बेहतर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं और इन फाइटर जेट्स को अभी पाकिस्तान को काउंटर टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे हैं। इनिशियल ऐसे 18 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन अभी पैसे ना होने की वजह से वो 8 ही एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले और कुल मिलाकर इस डील की कीमत लगभग $700 मिलियन होने वाला है। पिछले 5 सालों से पाकिस्तान की तरफ से इन जेट्स को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन ट्रंप सरकार की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले लगभग सभी फाइनेंशियल एड्स को ब्लॉक करके रखा गया था और F-16 की सेल को भी होल्ड पर रख दिया गया था। लेकिन अभी बाइडेन सरकार के आने की वजह से वो दोबारा इसको शुरू करने वाले हैं और जो F-16 अभी पाकिस्तान को दिए जाने वाले ये ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड की होने वाली है और ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक तो इनको पाकिस्तान को काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन असल बात आप सभी जानते हैं कि इनको पाकिस्तान किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। आप सभी को पता है कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से होते हुए पास किया गया था और बदले में इसके लिए भारत को बताया तक नहीं गया था। लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक अजीब सा स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट का कहना था कि वो इंडियन वाटर से इंडिया की बिना परमिशन से होते हुए गुजरे जरूर थे, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रूल के अंदर आती है। लेकिन इसमें जो एक्सेसिव मैरिटाइम क्लेम वाला क्लॉज ऐड किया था ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और वो एक तरीके से भारत को यहाँ पे चैलेंज करने वाली बात कर रहे थे। और यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक यूनाइटेड नेशन की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रूल के मुताबिक अगर वो किसी भी देश की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर से होते हुए गुजरते हैं तो इसके लिए उनको किसी भी देश से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो कोई नेवल ड्रिल को वहाँ पे करते हैं, वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं या कोई फायरिंग वगैरह करते हैं तो तब जाके इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बात ये है कि अभी यूनाइटेड स्टेट और भारत का जो रिलेशन है वो काफी बेहतर बन चुका है और हाल ही में ही दोनों ही देशों की नेवीज की तरफ से लगभग सेम रीजन में पैसेज एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था। तो अगर यूनाइटेड स्टेट नेवी को उस रीजन से होते हुए जाना था तो वो भारत को बताकर भी जा सकते थे और अगर नहीं भी बताते तो उससे पहले भड़काऊ स्टेटमेंट जैसे कि भारत की एक्सेसिव मैरिटाइम क्लेम को चैलेंज करने वाली बात ये बात नहीं करते। और मुझे यहाँ पे पर्सनली बाइडेन सरकार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें से एरियल टैंकर से लेके ट्रेनर एयरक्राफ्ट तक भी शामिल है। लेकिन अभी इस टेंडर में कुछ और मॉडिफिकेशन करने की बात सामने है, जिससे टेक्निकली हमें काफी फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो अभी जिन नए एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया जाएगा उनको उनकी सर्विस अवेलेबिलिटी के हिसाब से लीज पर लिया जाएगा। यानी कि अगर हमको साल में 1000 घंटे का फ्लाइट आवर चाहिए तो उस लीज पर लिए जाने वाले एयरक्राफ्ट को हमें देने के बाद उनकी पेरेंट कंपनी को इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमें एग्जैक्टली 1000 घंटे का फ्लाइट आवर प्रोवाइड करते हैं। अभी क्या होता है कि हम अगर एयरक्राफ्ट को खरीद लेते हैं या फिर उसको लीज पर ले लेते हैं तो अगर बीच में खराब हो जाते हैं या इनको सर्विस करने की जरूरत पड़ती है तो एयरक्राफ्ट तब ग्राउंडेड कंडीशन में रहते हैं और ये सर्विस नहीं दे पाते, जबकि हमारे पास एयरक्राफ्ट होते हुए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके अलावा इससे एक और फायदा ये भी होने वाला है कि जिन एरियल टैंकर्स को भी लीज पर लिया जाएगा हम उनका इस्तेमाल करने वाले, जबकि हमारे पास जो वर्तमान IL-78 टैंकर मौजूद है इनका इस्तेमाल आगे चल के नहीं किया जाएगा और इनकी फ्लाइंग आवर को यहाँ पे सेव किया जाएगा ताकि इनको जंग जैसे हालात में इस्तेमाल किया जा सके और लंबे समय तक इनको इस्तेमाल किया जा सके। नॉर्मली एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम की जो फ्लाइंग आवर होता है वो सबसे मायने रखता है और जब ये पूरे हो जाते हैं तो एयरक्राफ्ट को उसके बाद रिटायर कर दिया जाता है। और अभी इसी को सेव करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लीज पर लिए जाने वाले एयरक्राफ्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। साथ ही इससे हमारे वर्तमान की एरियल टैंकर जैसे कि IL-78 टैंकर्स की लाइफ भी काफी हद तक एक्सटेंड होने वाली है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से।
आप सभी को पता था कि इसरो की GISAT-1 को 5 मार्च को लॉन्च करने का प्लान किया गया था, लेकिन इसी बीच इसमें कुछ टेक्निकल इशू सामने आ गए थे, जिस वजह से इसकी लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया गया था और फिर इसको अप्रैल में लॉन्च करने का एम रखा गया था। लेकिन अभी सुनने को मिल रहा है कि अभी भी GISAT-1 में कुछ इशू सामने आ रहे हैं और इसरो की तरफ से इसको माइनर इशू बताया जा रहा है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक GISAT-1 में अभी कुछ वोल्टेज इशू सामने आ रहे हैं और इसरो के मुताबिक इसमें कुछ दिक्कत सामने आ रही है, जिस वजह से इसकी वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसको अभी इसरो की तरफ से ठीक करने की कोशिश तो किया जा रहा है और जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता है तब तक इसको लॉन्च नहीं किया जा सकता है। अभी फिलहाल इसको कब तक लॉन्च किया जाएगा ये बात अभी तक क्लियरली बताया नहीं गया, लेकिन इसरो की तरफ से इसको एक माइनर इशू बताया जा रहा है। इसको अभी जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में लगभग 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस में प्लेस किया जाएगा और एक बार इसको प्लेस कर दिया जाए तो ये हमें क्लाउड फ्री कंडीशन में पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर रियल टाइम डाटा को दिखा सकता है। इसका वजन लगभग 2268 kg के आसपास होने वाला है। इसमें 6 बैंड की मल्टी स्पेक्ट्रल विजिबल और नियर इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर्स को लगाया गया है, जो कि लगभग 42 मीटर का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है और इसके साथ ही और भी कई तरह के सेंसर इसमें दिए जाने वाले हैं, जो कि हमें एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री, मिनरलोजी, डिजास्टर वार्निंग, क्लाउड प्रॉपर्टीज, ग्लेशियर वार्निंग, स्नो और ओशनोग्राफिक स्टडी को करने के लिए मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।